मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। सो आज आपका टेस्ट है, टॉपिक 2 उसमें इंक्लूड है। एक टॉपिक का नाम बेटा जी न्यूट्रिशन और एक का नाम है बेटा जी आपका यहाँ पे रेस्पिरेशन। तो मैंने ये वीडियो बनाया है ऑन द C4 साइकिल, जो आपने लास्ट टॉपिक में बेटा जी डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल को पढ़ा था। अब हम बातें करेंगे C4 साइकिल को। लास्ट ईयर यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आए थे मैं उनकी बातें करूँगा, तो आपको थोड़ा अच्छे से इसको समझना है। तो चलिएगा, सबसे पहली बात बेटा जी यहाँ पे जब हम बातें शुरू करते हैं बेटा जी यहाँ पे C4 साइकिल की, तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था C4 साइकिल की जरूरत क्या पड़ी है, C4 प्लांट की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि C3 साइकिल जब चलती है तो वहां पे जो मेन एंजाइम था उसका नाम था रुबिस्को। रुबिस्को के अंदर एक खराब बात है बेटा जी, वो O2 एज वेल एज CO2 दोनों को फिक्स करता है। तो आपने कुछ ऐसा कहा था सर, इन द केस ऑफ द समर जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैसेस की सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और अगर CO2 अंदर आना कम हो जाएगा, अंदर O2 बहुत ज्यादा बन रहा है उस टाइम पे, तो रुबिस्को इंस्टेड ऑफ द CO2 फिक्सेशन O2 को ही फिक्स कर देगा। और उस प्रोसेस का नाम था बेटा जी यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन। और वो जब होता है तो उसमें 3 सेल ऑर्गेनेल आपको यूज हुए थे, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। और आपने कहा था बेटा जी वहां पे कि वो एक एनर्जी वेस्टेज प्रोसेस है। प्लांट O2 को कंज्यूम कर रहा है और CO2 को रिलीज कर रहा है, जबकि करना क्या चाहिए उसे, यहाँ पे CO2 को उसे लेना चाहिए, O2 को छोड़ना चाहिए, बट प्लांट ने उल्टा काम करना शुरू कर दिया। वो कंडीशन कहलाती है फोटो रेस्पिरेशन। बट ये होता किन में, C3 प्लांट में होता है, C3 साइकिल में होता है। तो अब इवोल्यूशन हुआ और एक नए टाइप का प्लांट इवॉल्व होता है, उस प्लांट का नाम होता है बेटा जी C4 प्लांट, क्योंकि उसमें जो साइकिल चलती है उसका नाम होता है C4 साइकिल। अब पॉइंट आता है सर, इवोल्यूशन हुआ तो उसमें ऐसा क्या बदलाव आया, तो मैं कहूंगा एक्चुअली उसकी लीफ की एनाटॉमी में चेंज आ गया, उसकी लीफ की एनाटॉमी में चेंज आ गया, उसके लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो गया, और उसने स्पेशल टाइप का बेटा जी एक अपना स्पेशलाइजेशन कर लिया, और स्पेशल टाइप के सेल्स को बेटा जी उसने अरेंज किया इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। और वो क्या था अरेंजमेंट, उसकी सबसे पहले बातें करेंगे हम यहाँ पे। तो उस अरेंजमेंट के लिए हम बातें करते हैं कि यहाँ पे C4 प्लांट के अंदर जो एनाटॉमी होती है उसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे क्रेन्स एनाटॉमी, एंड दिस एनाटॉमी इज फाउंड विद इन द C4 प्लांट लीफ। ये C4 प्लांट के लीफ में होती है एनाटॉमी। अब पॉइंट आता है सर, इस एनाटॉमी में क्या होता है, तो आप जरा वर्ड को समझ के देखिएगा। ये अगर हमारा बेटा जी यहाँ पे लीफ, तो आपने कहा सर ये हमारा वॉस्कुलर बंडल है, ये हमारा जाइलम और फ्लोएम। इमेजिन करके सोचिएगा जाइलम एंड फ्लोएम। तो हमने कहा जाइलम फ्लोएम के भाग बेटा जी यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की लार्ज साइज के सेल अपने आप को अरेंज करती है, और मैं कहूंगा यहाँ पे जो लार्ज साइज की सेल इस तरह कॉन्सेंट्रिक मैनर में, सर्कुलर मैनर में इस तरह से अरेंज जो है बेटा जी, उस सेल का साइज बड़ा है। और ये जो सेल है बेटा जी, इस सेल का नाम होता है बंडल शीथ सेल। और इस सेल की पेरिफेरी के ऊपर इसी तरह बेटा जी यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक मैनर में एक स्मॉल साइज की सेल होती है। याद रखना है बेटा जी, ये जो सेल यहाँ पे अरेंज हुई है इट इज ऑफ द स्मॉल साइज। आप इसी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो। तो मैं कहूंगा इस तरह के कॉन्सेंट्रिक मैनर में चीजें अपने आप को अरेंज कर रही है। आपने कहा ये जो बाहर सेल होती हैं, इन सेल्स का नाम होता है मीजोफिल सेल। पत्ते के अंदर जो सेल होती है उस सेल को मीजोफिल ही बोलते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे बट एक स्पेशल टाइप के सेल डेवलप हो जाते हैं, उसका नाम क्या है बेटा जी, बंडल शीथ सेल। अब जरा वर्ड को समझ कर देखो, अंदर कौन सी सेल है, बंडल शीथ सेल, और बाहर कौन सी सेल है बेटा जी, मीजोफिल सेल। पहले तो आप इनके पोजीशन को समझो। अब दोनों सेल्स के बारे में बात को समझ के देखो। मैं पहले बातें करता हूं बेटा जी अबाउट द मीजोफिल सेल। साइज के अगर पूछे तो आप कहना स्मॉल इन साइज। साइज में कैसी है बेटा जी, स्मॉल, ठीक है। मैं कहूंगा अगली बात बेटा जी, दे हैव ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। इंपोर्टेंट पॉइंट को समझो, क्योंकि यही एक बात है जो आपको समझनी है। इनके पास जो क्लोरोप्लास्ट और ग्रेनल, अब इस वर्ड को जरा समझ के देखिएगा। आप ऐसा कहते हो सर, हम अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इस तरह से हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, और उसमें ऐसे सेक्युलर स्ट्रक्चर जो होता है उसका नाम होता है थैलिकोइड। और थैलिकोइड सर जब ऐसे आपस में ग्रुप बनाता है तो उस ग्रुप का नाम होता है ग्रेना।
तो एक ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रेना प्रेजेंट है, मैं कहूंगा वो क्या कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। अब इसकी होने की इंपोर्टेंस क्या है, तो जरा फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड की लोकेशन को याद कीजिएगा। मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं बेटा जी, आपने पढ़ा था क्लास में कि इस तरह से हमारा जो ग्रेना होता है उसके दो पार्ट होते हैं। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा जी आपका यहाँ पे नॉन अप्रेस्ड पार्ट, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बेटा जी अप्रेस्ड पार्ट। ठीक बात है, आपने कहा था नॉन अप्रेस्ड पार्ट के पास बैठा होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, और यहां होता है बेटा जी फोटो सिस्टम सेकंड। पोजीशन को समझो, और आपको पता है फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है जिसको आपने कहा था 680 नैनोमीटर पे काम करता है, और ये वाला जनाब जो है ये काम करता है 700 नैनोमीटर पे। दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है। अगले पॉइंट को समझिएगा, ये वाले जनाब के यहां पे बैठा होता है बेटा जी OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और आपने कहा था सर यहां पे होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एंड वहां पे रिलीज होती है बेटा जी H पॉजिटिव आयंस। याद है लाइट रिएक्शन में बातें करते हैं यहाँ पे, दोबारा एक बार समझिएगा। मैंने कहा हमारा ये है बेटा जी ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, तो मैं कहूंगा इस ग्रेनल के अगर हम पार्ट्स को डिवाइड करते हम कहेंगे जो अपर पार्ट है जो किसी चीज से टच में नहीं है, मैं कहूंगा ये वाला पार्ट होता है नॉन अप्रेस्ड, और फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है नॉन अप्रेस्ड पार्ट पे, जबकि जो ऐसे जहां पे दोनों लिक्विड्स आपस में टच होते हैं उस मेम्ब्रेन पे बैठा होता है बेटा जी यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड। और अगर हम वहां पे OEC की पोजीशन देखें, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की पोजीशन को देखें, तो वो हमेशा किससे अटैच होता है फोटो सिस्टम सेकंड से। नैनोमीटर आपको ध्यान रहनी चाहिए कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है एक वर्क एट ए नैनोमीटर ऑफ द 7 नैनोमीटर वेवलेंथ पे काम करता है, ये वाला काम करता है 680 पे, ये 20 नैनोमीटर का डिफरेंस है नैनोमीटर का। ओके, अगला पॉइंट आता है 680 वाला, यानी कि जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है उससे अटैच होता है बेटा जी OEC। OEC क्या था बेटा जी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। यहां पे आप और अच्छी बात बोल सकते हो, यहां पे कैल्शियम, क्लोरीन एंड मैग्नीज की आयन होती हैं जो बेटा जी हेल्प करती हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। तो अगर कोई आपसे आयंस की बात भी कर ले तो भी आप बता सकते हो कैल्शियम, क्लोरीन एंड मैग्नीज आयन हेल्प इन द फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर, और वो किसके पास होती है बेटा जी OEC के पास होती है। ओके, तो आपने कहा सर इसका मतलब यहाँ पे फोटोलाइसिस होगा, पानी का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन क्या होती है वॉल होती है। तो एक बात को सोचिएगा, मैंने कह दिया मेसोफिल सेल में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट में, तो डेफिनेटली ग्रेनल अगर है तो दोनों तरह का बैठा है, PS फर्स्ट और PS सेकंड, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। तो मैं लिख देता हूं बेटा जी ATP and NADPH synthesize with the help of non-cyclic phosphorylation, and O2 release as a end product। O2 यहां पे रिलीज होगी। अब पॉइंट आता है सर O2 यहां भी बन रहा है, तो डेफिनेटली अगर यहां पे रुबिस्को होगा तो ऑक्सीजन को फिक्स कर देगा। मैंने कहा बिल्कुल बेटा जी, बट हमने कहा इन मेसोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट, यहां पे रुबिस्को एंजाइम ही एब्सेंट है। अब अगर सोचिएगा रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट है तो मतलब वो ऑक्सीजन को लेके जो सेंसिटिव हो तो यहां पे एब्सेंट है। फिर आपको कह सकते हो यहां क्या बैठा था, मैं कहूंगा यहां बैठा होता है पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट। यहां पे CO2 को फिक्स करने के लिए एक और एंजाइम बैठा है, उसका नाम क्या है बेटा जी पेप कार्बोक्सिलेज। अब आपको पेप क्या है, मैं कहूंगा ये सबस्ट्रेट है जिसपे CO2 फिक्स होने वाला है। हम जब साइकिल शुरू करेंगे तो उसका नाम बताएंगे आपको यहाँ पे, पर फिलहाल सोचिएगा यहाँ पे एंजाइम कौन सा बैठा है, पेप कार्बोक्सिलेज बैठा है। पॉइंट वाली बात है। चलिएगा अगला पॉइंट क्या आता है,
अब सर ये तो बात होगी मेसोफिल सेल की। अब अंदर जो सेल बैठी है उसका नाम क्या है बच्चा यहाँ पे बंडल सीड सेल। अब उन सेल्स की बातें करते हैं आपके साथ। तो हमने यहाँ पे हेनरी डार्विन में दिया यहाँ पे कि दूसरी सेल जो यहाँ पे होती है उसका नाम होता है बंडल सीड सेल। ठीक है, ये सेल जो होती है दे आर ऑफ द लार्ज साइज, लार्ज इन साइज। पहला पॉइंट इनके लिए हैव ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इनके पास जो क्लोरोप्लास्ट है वो ए ग्रेनल है, मतलब जरा समझ के देखिएगा सर, ये अगर हमारा क्लोरोप्लास्ट है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है तो वहां पे थैलिकोइड फ्रीली पड़े हुए हैं, वहां पे सर कभी ग्रेना नहीं बनता है, वहां पे इस तरह से थैलिकोइड फ्रीली फॉर्म में पड़े। तो आपके सामने पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब सर यहाँ पे सिर्फ नॉन अप्रेस पार्ट है, अप्रेस पार्ट तो यहाँ पे क्या है अब्सेंट है। तो मैं कहूंगा दे हैव ओनली नॉन अप्रेस पार्ट। और अगर खाली नॉन अप्रेस पार्ट है तो मैं कहूंगा ओनली यहां पे क्या बैठा है बेटा जी फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट एंड फोटोसिस्टम सेकंड क्या है अब्सेंट है। और फोटोसिस्टम सेकंड अगर अब्सेंट है तो डेफिनेटली यहां पे OEC भी अब्सेंट है। तो मतलब यहां पे कभी नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन नहीं हो सकता, सिर्फ क्या हो सकता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो मैं कहूंगा photosystem second absent and ATP synthesized through cyclic phosphorylation and no oxygen रिलीज। यहां पे कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होने वाली। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगला पॉइंट रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट। हमने रुबिस्को को उस सेल में बैठा दिया जिस सेल में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। अब अगर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा तो ये भाई साहब किस ऑक्सीजन को फिक्स करें, क्योंकि वहां पे नॉन साइक्लिक नहीं होगा, सिर्फ साइक्लिक होगा। अब क्या होगा वो कहानी को समझिएगा। अगला पॉइंट एक और याद रखना, बोथ मेसोफिल सेल एंड बंडल सीड सेल आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। वो इसके थ्रू आपस में क्या है बेटा जी यहाँ पे अटैच चलेगा। जरा साइकिल को शुरू करते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए आपके लिए। चीजें और क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए और उनको समझिए। चलिएगा बेटा हम साइकिल को शुरुआत करते हैं। यहां हमने बना दिया सेल का नाम है बेटा जी यहाँ पे मेसोफिल सेल। ठीक बात है। तो आपने कहा जब यहां से स्टोमेटा ओपन होता है तो यहां से CO2 की एंट्री होती है। ठीक है, तो मैं कहा यहाँ पे एक्चुअली आपका सबस्ट्रेट बैठा है, उसका नाम होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट एंड इट इज ऑफ द 3 कार्बन कंपाउंड। ये कितने कार्बन का है बेटा? 3 कार्बन का। तो चांस को क्वेश्चन को समझिएगा। वहां पे प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम था RUBP राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। यहां पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर उसका नाम है फोस्फोइनोल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का, मतलब प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द CO2 दोनों केसेस में अलग अलग है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपका। अब आपने कहा सर यहाँ पे ये CO2 आ गया
जो CO2 अंदर है वो यहाँ पे फिक्स होगा। तो यहाँ पे सर एंजाइम बैठा, उसका नाम होता है पेप कार्बोक्सिलेज, और इसकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है बेटा जी यहाँ पे फॉर द CO2। अगर जरा सा भी CO2 आ गया, एक मॉलिक्यूल भी आ गया, तो ये उसको भी फिक्स कर देगा। तो उसको फिक्स करेगा तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा बेटा जी ऑक्सलो एसिटिक एसिड, और वो कंपाउंड है बेटा जी 4 कार्बन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऑक्सलो एसिटिक एसिड, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा जी पेप। तो उसने बना दिया ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ये सारा काम कहाँ हुआ बेटा जी? मीजोफिल की सेल में हुआ। ठीक बात है। अब क्या होता है, ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड बेटा जी चेंज होता है विद इन द मैलिक एसिड। इसमें चेंज हुआ बेटा जी मैलिक एसिड। तो मैंने कहा भाई ये तो थी हमारी मीजोफिल की सेल। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड है, तो मैं कहूंगा ये है प्लाज्मोडेस्माटा, और उसके थ्रू बेटा जी मैलिक एसिड की एंट्री होगी बेटा जी विद इन द बंडल सीट सेल। इसमें आ गया बेटा जी मैलिक एसिड। अब क्या होता है, मैलिक एसिड में होगा बेटा जी डीकार्बोक्सिलेशन। नाम को समझिएगा, लॉस ऑफ द CO2। तो इसका मतलब यहां पे सर ये एक CO2 का लॉस कर देगी। जो CO2 बेटा जिसने लिया था ये उसका लॉस कर देगी। तो मैं कहूंगा यहां पे बन जाएगा बेटा जी पायरेट, या आप कह सकते हो पायरिक एसिड। ये बन जाएगा बेटा जी यहाँ पे। ये है बेटा जी वापस से 3 कार्बन का कंपाउंड, और ये CO2 बेटा जी रिलीज हो गया। अब क्या होगा, आपने कहा सर यहाँ पे रूबिस्को बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा बेटा जी, यहाँ पे साइकिल चलाएगा, और उस साइकिल का नाम होगा बेटा जी यहाँ पे C3 साइकिल। क्योंकि आपने कहा बंडल सीट सेल बेटा जी क्या बैठा, रूबिस्को बैठा, वो इसको लेगा और बेटा जी यहाँ पे इसको फिक्स कर देगा। ठीक बात है। अब इस पायरेट का क्या होगा, मैं कहूंगी पायरेट जनाब वापस से एंटर करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा से, वापस से एंटर करेगा बेटा जी विद इन द मीजोफिल सेल, और वहां पे क्या होगा, ATP टूटेगा। अब इसके फॉस्फेट को ऐड करना है, तो क्या होगा बेटा जी, सर यहां ATP टूटेगा और बनेगा AMP प्लस में फॉस्फेट। ये पॉइंट है समझने का। ATP ADP में नहीं टूटा, ATP होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो टूटा बेटा जी मोनोफॉस्फेट में। एक फॉस्फेट यहाँ ऐड हो गया, एक फॉस्फेट बेटा रिलीज हो गया। तो मैं कहूंगा यहाँ पे नेट कंजप्शन 2 ATP के इक्विवेलेंट है बेटा जी। आप इस तरह सोचिएगा, ATP टूटा ADP में और ADP टूटा AMP में, तो यहां भी एनर्जी रिलीज हुई बेटा जी, यहां भी एनर्जी रिलीज हुई है। तो मैं कहूंगा यहां पे एक ATP का टूटना नहीं है बेटा जी, यहाँ पे ये इज इक्विवेलेंट टू द 2 ATP। कितना कंजप्शन हो गया बेटा जी यहाँ पे 2 ATP का। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हो, किस तरह से कि 2 ATP के मॉलिक्यूल टूटे तो बन गए यहाँ पे 2 ADP प्लस में फॉस्फेट। अब एक फॉस्फेट कहां गया, वो यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो कि यहाँ पे एक्चुअली 2 ATP का जंक्शन के बराबर है। चाहो तो आप यहाँ पे AMP लेके 1 ATP दिखाओ, चाहे यहाँ पे 2 ATP लेके 2 ATP दिखाओ, बात बराबर है। क्योंकि यहाँ पे 2 ATP में जो एनर्जी है जितनी एनर्जी बेटा जी यहाँ पे कंज्यूम होती है। ये साइकिल जो बनी उस साइकिल का नाम बेटा जी यहाँ पे C4 साइकिल। अब क्वेश्चन क्या बनता है, पहला पॉइंट बेटा जी यहाँ पे कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है ग्लूकोज को बनाने में। तो एक पॉइंट को समझिएगा, C3 साइकिल में आपने ये पढ़ा है कि सर C3 साइकिल के अंदर 18 तो ATP प्लस में 12 NADPH कंज्यूम होते हैं ड्यूरिंग द C3 साइकिल। तो मैं कहूंगा वो C3 साइकिल तो यहां भी चल रही है, तो वो कंजप्शन तो यहां भी हुआ है। ठीक बात है। अब आगे क्या होता है, सोचिएगा बेटा जी, एक CO2 को अंदर लाने में 2 ATP कंज्यूम हुए,
और एक ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको 6 CO2 चाहिए। तो ये साइकिल कितनी बार चलेगी? 6 बार चलेगी। और अगर 6 बार चलेगी तो मैं कहूंगा मैं इस 2 ATP को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा बेटा जी? यहाँ पे 12 ATP हो जाएगा बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे आपका 18 ATP में 12 और जोड़ दो, कितनी होगी बेटा जी यहाँ पे? 30 ATP प्लस 12 NADPH get consumed in synthesis of a glucose molecule। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में इस एनर्जी का बेटा जी क्या हुआ है? यहाँ पे आपका कंजप्शन हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होके हो जाए पर CO2 कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, तो बेटा जिसको 6 से कर दो डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 ATP and 2 NADPH consumed in the fixation of a single CO2 molecule। पर CO2 इतना सारा काम हुआ है बेटा जी। आपके लिए बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक पॉइंट है, आगे चलिएगा। यहाँ पे मेनली क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा जी आपसे मीजोफिल सेल पे, क्रेन्स एनाटोमी पे, या फिर पूछा जाएगा बेटा जी बंडल शीथ सेल पे कि एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, रुबिस्को एंजाइम कौन सी सेल में प्रेजेंट होता है, पेप कार्बोक्सिलेज कौन सी सेल में प्रेजेंट होता है। तो आपको यहां पे ये छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी बेटा जिनका आपको आंसर देना है। ठीक पॉइंट है बेटा? चलिए ये आपका डार्क रिएक्शन बचा हुआ था जो आप लोगों ने डाउट में रखा था कि सर डार्क रिएक्शन कर दो, तो मैंने C3 C4 दोनों बातें कर ली है। इनसे फालतू आपके यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और स्टोमेटा के बारे में आपको पता है कि डेजर्ट प्लांट में जो स्टोमेटा होते हैं वो डीपली पेनिट्रेटेड होते हैं, तो हम कहते हैं उन स्टोमेटा का नाम होता है बेटा संकन स्टोमेटा। वैसे डेजर्ट प्लांट में बेटा जी नई साइकिल चलती है, उसका नाम होता है कैम साइकिल। बट अगर आप याद रखो तो याद रख सकते हो, वहां पे यही सेम काम होता है, एक ही सेल में होता है मीजोफिल सेल में। वहां रात में होता है एसिडिफिकेशन, क्योंकि स्टोमेटा रात में खुलते हैं, और दिन में होता है डीएसिडिफिकेशन बेटा जी। बट वहां पे दो अलग अलग सेल नहीं, वहां पे एक ही सेल होती है, दैट इज द मीजोफिल सेल होती है। कौन सा है बेटा? वहां पे मीजोफिल सेल होती है। इट्स ऑल अबाउट द डार्क रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड अपनी तैयारी कीजिएगा। बाकी मेरी एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से, मैंने आपका डाइवर्सिटी का, सर्कुलेशन का, एक्सक्रीशन का और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मैंने आपको इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन सेंड किए थे, तो इस टेस्ट से पहले उन क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड मैंने आपका अभी तक कोई भी असाइनमेंट या कोई भी टेस्ट नहीं लिया था। सेल का जो मैंने ले लिया आप लोगों का, टिश्यू का जो मैंने आपका रिवीजन करवा दिया, और इन दो टॉपिक का मैंने टेस्ट नहीं लिया था आपके इस साल में, तो इनका मैंने टेस्ट लेके आपका रिवीजन करा दिया, टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आपको पता लगे। और बाकी चैप्टरों के बेटा जी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवा रखे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू उन असाइनमेंट्स को दोबारा ओपन कीजिएगा और उनको एक बार, वो सारे पेपर में आपको सेंड करता हूं आफ्टर द टेस्ट, तो उनको प्लीज एक बार रिवाइज कीजिए कि सर ने कैसे कैसे क्वेश्चन हमें दिए थे, सो दैट के प्रैक्टिस हो जाए। तो टॉपिक को पढ़िएगा और प्रैक्टिस के लिए उन्हीं पुराने वाले असाइनमेंट्स को यूज कीजिएगा। अगर आप लोगों के पास में असाइनमेंट ना हो तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बताना कि सर वो पेपर नहीं है हमारे पास में, सो दैट कि मैं उनको रीसेंड कर दूं कि यस इनकी दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। ठीक बात है, चलिएगा। थैंक यू बेटा।